बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज है चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर भी हमारा क्या है 4। और आज के इस टॉपिक में बुनियादी तौर पे तो हम मोमेंटम को ही पढ़ेंगे, लेकिन मोमेंटम के अंदर मौजूद छोटे छोटे सब आर्टिकल्स होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल्स, यानी एक सिंगल पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम का क्या ऑब्जर्वेशन या फार्मूला होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है एफएससी के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ द मास of the particles and the linear velocity of that particle is equal to linear momentum। ये प्रोडक्ट कोई डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं है, बेसिकली इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर विद वेक्टर्स। यानी हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते उसके नतीजे में वेक्टर ही हासिल होता है, तो उसको हम इस तरीके से ले रहे होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द मास m एंड द लीनियर वेलोसिटी v ऑफ ए सिंगल पार्टिकल p इज इक्वल टू mv। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। याद रखना ये फार्मूला सिंगल पार्टिकल्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है मोमेंटम को, उसकी जो फ्रेम है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो फ्रेम के मुख्तलिफ होने से मोमेंटम की वैल्यूज क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। मोमेंटम एट द हाई स्पीड। अब इसी फार्मूले को ज़रा देखते हैं कि जो P इज इक्वल टू एम वी का फार्मूला है, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर वेरी हाई स्पीड। जैसे कि लाइट के करीब या रिलेटिविस्टिक स्पीड से जब कोई बॉडी मूव करती है, जो कि आमतौर पे लाइट की स्पीड की 1/10 होती है, उस बॉडी के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। ये आमतौर पर क्लासिकली हम अप्लाई करते हैं। उसके लिए फिर क्या करते हैं, फिर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को इस हवाले से देखते हैं कि m की कीमत होती है m0 - v स्क्वायर ओवर क्या होगा c स्क्वायर। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसा कि एफएससी के अंदर आप पढ़ते हैं, फिर मैथ्स को हम रिलेटिविस्टिक मैथ्स के तौर पे लेते हैं। तो फिर फार्मूला p इज इक्वल टू m0v। m0 का मतलब यहाँ रेस्ट मैस है, m भी लिख सकते हैं 1 - v स्क्वायर ओवर क्या होगा c स्क्वायर। तो ये फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा, जब बॉडी बहुत हाई स्पीड में मालूम मूव करेगी। और ये फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा, p इज इक्वल टू mv वाला, जहाँ बॉडी लो स्पीड में मूव करेगी। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होगा। अब आगे चलते हैं, p इज इक्वल टू mv में से यूनिट क्या होगी, मैस की यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड। एक यूनिट हमारे पास ही आएगी, तो हम यूनिट लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड्स। हम इसको एक इंट्रोड्यूस करते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई और क्या कर लेते हैं, डिवाइड। ये सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू क्या होगा सेकंड। और ये जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बनता है न्यूटन। तो आंसर आ जाएगा न्यूटन इनटू क्या होगा सेकंड। तो दो यूनिट होंगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन इनटू क्या हो जाएगा सेकंड। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि मोमेंटम क्या है और इसके फार्मूला कहाँ ऑपरेट करता है। अब देखते हैं बेटा लीनियर मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। सेकंड लॉ ऑफ मोशन और लीनियर मोमेंटम के दरमियान भी कोई रिलेशन है, ताल्लुक है। यस, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। हम ये कहते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे नॉर्मली कि सुमेशन एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर किस के बराबर है डी टी। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा अप्लाइड फोर्स। अब हम दो फार्मूले पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज के तहत, एक है एफ इज इक्वल टू एम ए और दूसरा पढ़ते हैं एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। इन दोनों फार्मूलों में क्या फ़र्क है या इनके दरमियान इस्तेमाल क्या है, थोड़ा सा पॉइंट मैंने बना दिए हैं। फॉर ए सिंगल पार्टिकल ऑफ ए कॉन्स्टेंट मैस, अगर कोई पार्टिकल सिंगल है और उसकी मैस कांस्टेंट है, तो फिर दिस फार्मूला एफ डी पी ओवर डी टी ऑफ द न्यूटन लॉ इज इक्विवेलेंट टू द एफ इज इक्वल टू क्या होगा एम ए। अब मैंने क्या समझा, एक नॉर्मल स्पीड के ऊपर बॉडी मूव करती है, उसकी मैस क्या है कांस्टेंट है और वो सिंगल पार्टिकल है, तो फिर डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ या एफ इज इक्वल टू एम ए, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों क्या होंगे सेम होंगे। इसके बारे में लिखता है एफ डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। पी की जगह क्या लिख सकते हैं एम वी, और एम इंटू डी वी ओवर डी टी, और डी वी ओवर डी टी किसके बराबर होता है एक्सेलरेशन के, एफ इज इक्वल टू क्या होगा एम ए। इससे ये बात प्रूव हो रही है कि डी पी ओवर डी टी किसके बराबर आता है एम ए के। इट मीन कि दोनों फार्मूले तो सेम हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये लो स्पीड के ऊपर क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर और सिंगल पार्टिकल के नतीजे में ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, मगर एट हाई स्पीड इनमें फिर फ़र्क पड़ जाता है। तब नीचे मैंने मेंशन कर दिया एफ डी पी ओवर डी टी एंड एफ इज इक्वल टू एम ए आर इक्विवेलेंट, दोनों बराबर हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स आमतौर पर लो स्पीड सिंगल पार्टिकल को डिस्क्राइब करती है। आगे चलते हैं,
बट एट हाई स्पीड, जिसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहा जाता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जैसी स्पीड से बॉडी चली जाती है, ये उसकी करीब पहुँचे हैं, ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर बॉडी मूव नहीं कर सकती, अप्रोच टू स्पीड ऑफ लाइट, तो देन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम इज नॉट वैलिड। फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। फिर फार्मूला कौन सा वैलिड होगा, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी इज क्या होगा वैलिड, और इसमें पी किसके बराबर होगा, पी इज इक्वल टू एम भी नहीं होगा, पी बराबर होगा एम बी ओवर 1 - v स्क्वायर ओवर क्या होगा सी स्क्वायर। चूँकि पी इज इक्वल टू एम बी का फार्मूला वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। फार्मूला कौन सा वैलिड होगा, ये वाला। इसके मुताबिक ये पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स का जो फार्मूला है एट लो स्पीड फॉर ए सिंगल पार्टिकल ऑफ द कांस्टेंट मास, क्लासिकली ये न्यूटन सेकंड लॉ से बिल्कुल इक्विवेलेंट है, दोनों एक जैसे हैं, अप्लाई होते हैं। मगर एट वेरी हाई स्पीड न्यूटन का सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम इज नॉट वैलिड, बट एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी इज वैलिड फॉर द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स फॉर वेरी हाई स्पीड। ये बेसिकली इनका क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगला छोटा सा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, पीछे हमने पढ़ा है सिंगल पार्टिकल, अब बहुत सारे पार्टिकल अगर सिस्टम के अंदर हैं तो फिर कैसे स्टडी करेंगे। वहाँ तो सिंपल हमने कह दिया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यहाँ क्या कहेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा फर्क है। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, यानी ये टोटल मास ऑफ द क्या होगा सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, नॉट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। तो क्या फ़र्क होगा कि ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड दिस। फर्ज करें मैं लिखता हूँ मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम m और वेलोसिटी क्या होगी vcm, सो दैट विल बी इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगा, मोमेंटम। ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के हवाले से। Consider a system of the particles which consist of n particles having the mass m1, m2, m3 and mn moving with the velocity v1, v2, v3 and having the momentum को ऐड के momentum p1, p2, p3, pn in the certain frame। तो एक खास फ्रेम के अंदर 1 से लेके n तक मौजूद पार्टिकल की बेसिस और वेलोसिटी से मोमेंटम ये है, तो फिर टोटल मोमेंटम किसके बराबर होता है, फार्मूला है p1 + p2 + pn इज इक्वल टू क्या होगा p, और p1 क्या होगा m1 v1, p2 क्या होगा m2 v2 और pn क्या होगा m1 क्या होगा vn। इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर क्या है 1। हमने पिछले 3 लेक्चर्स में हमने स्टडी किया सेंटर ऑफ मास को, तो वही फार्मूला सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m m1 v1 m2 v2 एंड सो ऑन mn क्या होगा vn। यानी कि पूरे फार्मूले सेम हम लिखते हैं। अगर हम इसमें से इस m को इधर मल्टीप्लाई करें तो हम इसे पढ़ेंगे m vcm इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2 mn इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो ये रिजल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक और ये रिजल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये दोनों सेम है, यस। अगर बेटा ये दोनों सेम हैं, इसका मतलब फिर ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सेम। तो इट मीन P इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगा, m VCM। क्या ये डेफिनेशन के मुताबिक प्रूव हो गया, यस। अब फ़र्क ये पड़ा था, वहाँ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यहाँ क्या है प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ये उस लिहाज से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी से हम इस लॉ की तरफ आते हैं, P इज इक्वल टू m VCM। क्या इसको हम सेकंड लॉ के साथ कंपेयर करते हैं, सो इसको डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव लें dp ओवर dt, d ओवर dt m VCM, m कांस्टेंट इसको पहले लिखें d VCM, और ये जो d VCM दिया है दैट इज ए कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो dp ओवर dt क्या होगा m AC, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ क्या होगा मास। सो ये इक्वेशन नंबर क्या हासिल होगी 3। अब हम पीछे बार बार चुके पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू m ACM, तो इसका मतलब फिर ये दोनों अगर कंपेयर करें तो ये m ACM ये दोनों बराबर है, तो फिर ये दोनों भी बराबर हैं। इसका मतलब समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp ओवर dt, वो फार्मूला उसके ऊपर क्या होगा, ऑपरेट होगा। आगे चलते हैं, छोटा सा सिलेबस के अंदर आप बुक के अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा आर्टिकल होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, कंसेप्ट आपने फर्स्ट ईयर में लिया था कि जब किसी बॉडी सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स अमल नहीं करती तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम कौन सा रहता है। इनफरादी नहीं हो सकता किसी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से वेरी करे, मगर टोटल पार्टिकल को मिला के ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसी को नोट करते हैं व्हेन द नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी समेशन ऑफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा 0। तो बेटा इसी फार्मूले में अगर हम इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यूज क्या पुट कर दें 0, तो फिर dp ओवर dt किसके बराबर आ जाएगा 0।
ज़ीरो। ये फार्मूला हो गया, ये रिजल्ट ज़ीरो पुट करें तो dp/dt क्या होगा, ज़ीरो। जब dp/dt ज़ीरो है, यानी जिस चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब वो खुद चीज़ क्या है, कांस्टेंट। ये मैथमेटिक्स सिंपल असूल है कि डेरिवेटिव हमेशा उसी का ज़ीरो होता है जो खुद कांस्टेंट है। तो अगर मोमेंटम का डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब मोमेंटम की मिकदार खुद क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इससे ये बात प्रूव हो गई कि जब सिस्टम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स होते हैं, उनका इनफरादी मोमेंटम चेंज हो सकता है, मगर जब टोटल मोमेंटम को ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। शर्त ये है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आके अमल ना करे। ऐसे सिस्टम को हम कौन से सिस्टम मानते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। इट मीन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ ऑलवेज वैलिड। तो ये था वो उसका छोटा सा हिस्सा। तो लेक्चर्स हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें आज हमने मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम से लिंक जितने छोटे छोटे टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट किए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।